नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। मैं निशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर करंट अफेयर की इस क्लास में दोस्त। इस क्लास का उद्देश्य मात्र इतना सा है कि आपका जो करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको हूबहू देखने को मिल जाए, ऐसा प्रयास है, ऐसी इच्छा है। इसीलिए आप थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा जो बीपीएससी एग्जाम अभी हुआ है उसमें पूछे गए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्त। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है स्मार्ट कार्यक्रम। क्या दोस्त? स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिकी अध्ययन को बढ़ावा देना, विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देना, स्मार्ट क्लास के माध्यम से रोजगार सृजित करना। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या है? आपको पता है स्मार्ट 2.0, ये आपको बहुत ध्यान देना है। आपको पता है ये अभी शुरू किया गया किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्रालय, ठीक है, आयुष मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है। बेसिकली यह किसके लिए है? यह जो आयुर्वेद शिक्षण पेशेवरों के लिए है, इसलिए इसका नाम स्मार्ट 2.0 रखा गया है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान जो है उसका और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग दोनों मिक्स करके ये कार्यक्रम चला रहे हैं। दरअसल जो स्मार्ट लिखा है, स्मार्ट, जो स्मार्ट आप देख पा रहे हैं, इसका बेसिकली फुल फॉर्म अगर आपसे कभी पूछा जाए तो इसका पूरा नाम है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च एंड अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स, जिसका उद्देश्य जो है शिक्षण पेशेवरों में आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में मिलाने का प्रयास है। ठीक है, बेसिकली इस कार्यक्रम का लक्ष्य जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से एनीमिया, मोटापा, मधुमेह, मेलिट्स, सोराइसिस सहित स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में नवीन अनुसंधान विचारों की पहचान करना और समर्थन करना, साथ ही साथ उसको बढ़ावा देना और इसके अलावा अनुसंधान विधियों का उपयोग करके आयुर्वेद हस्तक्षेप की प्रभावकारिता और सुरक्षा को प्रदर्शित करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बात क्लियर है? तो किसके लिए काम कर रहा है दोस्त? तो ये काम कर रहा है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, विद्यालयों में गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। कौन भैया? आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एनसीईआरटी, ये सारी चीजें, कई सारे वो आयाम बनाए गए। ठीक है, अंतरिक्ष में तो इसरो है, डीआरडीओ है, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। 2 नंबर, इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा सत्य है? ये पूछा गया दोस्त। क्या है? इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। समझिएगा, हम आपसे बार बार कह रहे हैं TRE-1 में जैसे चंद्रयान बहुत चर्चा का विषय था, उसी तरह से इस बार जो है वो आपका आदित्य L1 और ये चर्चा का विषय रहने वाले। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे अगर दूरदर्शिता जैसे करके हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो बताइए केवल एक सही है, केवल एक और दोनों सही है, केवल 2 सही, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, उसके अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय पर यूजर मीट फॉर एक्सपोसैट के दौरान छात्रों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशन से डेटा प्रभावी ढंग से उपयोग करने के महत्व पर बल दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों को प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने तथा उन्हें एक्सपोसैट जैसी उभरती डेटा तकनीकों के साथ काम करने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्होंने किया भी है। बेसिकली एक्सपोसैट जो आप देख पा रहे हैं दोस्त, हो सकता है आपसे एक्सपोसैट दैट मींस, इसका अर्थ है एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह। ठीक है, एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह, आप ऐसे कह सकते हैं एक्सरे पोलर सैटेलाइट। ठीक है, यह भारत का अग्रणी ध्रुवणमापी या पोलमेट्री मिशन है। पोलमेट्री मिशन है एक्सपोसैट, एक्सरे पोलमेट्री सैटेलाइट। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न विषम परिस्थितियों में खगोलीय स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना। ठीक है मेरे दोस्त, इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो एक जो है
2021 में इसको इस पे काम करना शुरू किया गया था। अभी फिलहाल 1 जनवरी को इसको भेजा गया, बात बिल्कुल सही है। और ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन क्षेत्रों के अध्ययन के लिए भेजा गया है, और यह ऐसा करने वाला दूसरा देश भी भारत बन गया है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए सप्ताह तक चलने वाले आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? 5वीं से 8वीं, 6ठी से 9वीं, 5वीं से 12वीं, 9वीं से 12वीं, बताइए दोस्त कौन सा प्रेरणा ऐप जो भी आवासीय प्रेरणा के लिए लॉन्च किया गया है? तो आपको पता है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जो है एक प्रेरणा अनुभव पर आधारित शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू किया है, और इसका उद्देश्य मात्र इतना सा है कि सभी जो प्रतियोगी हैं, जो सभी प्रतिभागी हैं, वह एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करे। ठीक है, बेसिकली इसका जो प्रयोग भी किया जा रहा है भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों के मूल आधारित शिक्षा दर्शन को जोड़ने की गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित है। बेसिकली जो प्रेरणा कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्त, ये कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए, किसके लिए? कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है, और ये एक आवासीय कार्यक्रम, इसमें लोग रहेंगे, वहीं पे सारी चीजें, सारे क्रियाकलाप वहीं करना है। ये एक सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीकी के साथ छात्रों के लिए एक अनुभव और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है, जहां पर विरासत और नवाचार का मिलन होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, विरासत और नवाचार 2 चीजें आपको याद रखनी है। अगर आप जैसे BPSC से अभी आप जो आने वाला एग्जाम है उसमें बैठेंगे तो इसमें ऐसे देता भाई कौन कौन से है इसमें, तो विचार और विरासत और नवाचार का मिलन है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। और ये किसके लिए है? तो 9 से 12 के लिए। प्रेरणा किस कौन से लेंगे लोग? प्रेरणा लेंगे 9 से 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर ये कहीं पूछा जाएगा, पिछली बार ईरान चर्चा में था, वैसे इस बार कौन है? इस बार किर्गिस्तान चर्चा में है। कौन है? किर्गिस्तान चर्चा में है। तो भैया हिम तेंदुआ किर्गिस्तान, हिम तेंदुआ उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट एवं उनके क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता ही है, इसलिए हमने इसको बहुत ही प्रमुखता से ले रखा है। ठीक है, जैसे बिलारिका ज्वालामुखी चिली, रेगजेंस प्रायद्वीप आइसलैंड, माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया, इनमें से सभी। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए आपको पता है बिलारिका ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये चिली में आया है। ठीक है, और उसके बाद रेगजेंस प्रायद्वीप जो है ये आइसलैंड में है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है भैया? इंडोनेशिया। इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। छठा नंबर क्या भैया? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त इसका। ठीक है, इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। इसमें हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसमें बिहार ने 6 रजत 3 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते और पदक तालिका में 22वां स्थान हासिल किया। अब बताइएगा दोस्त इसका क्या होगा? केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3। बताइए इसमें सारे के सारे सही है या इसमें कुछ गलती भी है? आपको खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपको याद रखना है। तो पहली बात, इसका आयोजन हरियाणा में नहीं हुआ था दोस्त। अगर तीनों आप मार रहे हैं तो हरियाणा में नहीं बल्कि कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अनुराग ठाकुर ने इसका जो है उद्घाटन किया था। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। तो ये तो गलत हो गया दोस्त, अगर जो लोग पहला बता रहे हैं वो तो गलत हो गया। हरियाणा शीर्ष पर है, बात बिल्कुल सही है। और इसमें बिहार में 6 रजत, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 और 3। मामला क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी। देखिए जो पैरा गेम्स होते हैं इसमें आप देखिए जो कहीं ना कहीं अब जो जिनका हाथ खराब है, जिनका पैर खराब है, मतलब ऐसे कह सकते हैं दिव्यांग जनों का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 7वां, IUCN की लिस्ट में अपडेट 2023 के अनुसार मीठे पानी की मछली प्रजातियों में से कितने % विलुप्त होने के खतरे में हैं? 25%, 28%, 20%, 30%। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? भाई देखो, अगर कभी कभी आपसे पूछे कि IUCN क्या पूछे? IUCN पूछे आपसे, तो मेरे दोस्त IUCN बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बेसिकली IUCN की जो ये इसलिए है कि यह संकटग्रस्त जातियों की जो सूची होती है उसको जारी करती है। तो किसी का रेड डाटा होता है, किसी का व्हाइट डाटा होता है, किसी का, तो वो सारी चीजें जारी करती है। बेसिकली इसका जो
ये जारी करने का ये तारीख है, ये आपसे दो चीजें पूछता है। तो इसका गठन, IUCN का गठन, गठन और जारी, रिपोर्ट जारी करना, कब से रिपोर्ट जारी करती है और कब इसका गठन हुआ था। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसका गठन हुआ था 64 में। कब हुआ था दोस्त, कब हुआ था, 64 में, 1964 में। और ये रिपोर्ट जारी कब करती है दोस्त, ये रिपोर्ट जारी करती है 1969 से। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया भैया, IUCN में कौन से कितने परसेंट विलुप्त के श्रेणी में है। तो दोस्त ये है 25%। क्या, 25%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 8 नंबर, किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक रखा। इतना लंबा चौड़ा नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहरीन, कतर, UAE, कुवैत। हमारा संबंध बेहतरीन किससे है, आपको पता, कुवैती दिनार। जैसे अगर पूछा सबसे मजबूत मुद्रा, आपसे कल ही प्रश्न आया था, सबसे मजबूत मुद्रा, सबसे मजबूत मुद्रा कहाँ की है, तो भैया कुवैत की है। कहाँ की, कुवैत की है। उसका क्या नाम है, कुवैती दिनार। क्या, कुवैती दिनार, ये सबसे मजबूत मुद्रा। तो अब देखिए, अब जाहिर सी बात, जो सबसे मजबूत होगा उसी को हम लोग वो करेंगे। इसका सही जवाब जाएगा कुवैत। कुवैत के जो है सबसे के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा। इतना लंबा नाम सारा हमको लगता भूल जाए आदमी इसे पढ़ते पढ़ते जो है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो कुवैत के सबसे अमीर शेख थे, उनका निधन हुआ और उसके लिए राजकीय शोक का एक दिन जो है भारत में भी रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर, भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट के का दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहां शुरू किया गया। काकरापाड़ा गुजरात, नरोदा उत्तर प्रदेश, कुडकुलम तमिलनाडु, रावत भाटा राजस्थान। देखिए दोस्त, हम अगर इसकी बात कर लेते हैं ना तो इसका तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई भारत का दूसरा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है ये दोस्त। तो स्वदेशी रूप कौन निर्मित है, नरोदा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वालों ध्यान देना, इसको हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। फिलहाल ये चूंकि दूसरे नंबर का, इसलिए आपके बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तराखंड ने, गुजरात ने। बताइए किस लिए, सूर्य नमस्कार के लिए। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसका जो सूर्य नमस्कार अभी हुआ है, अभी हाल ही में किस राज्य में हुआ है, गुजरात में, चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसे हमने प्रश्न और ले रखा है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर, हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो बताइए अभी हाल ही में रिटायरमेंट किसकी हुई है, अभी हाल ही में जो रिटायरमेंट चर्चा में रही वो किसकी रही है। तो राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग की तो रही है, किसकी रही है, महेंद्र सिंह धोनी की रही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है। अमृता भारती, श्वेता मिश्रा, उमा शेखर, रिया वर्मा। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त उमा शेखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन महिला है इसलिए इनको पूछा जाना जरूरी हो सकता है, पूछ ले आपसे। और आप देखेंगे ना BPSC TRE 1 या TRE 2 में तो ऐसे प्रश्न पूछा है कि जैसे जो नॉर्मली आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए मेरे दोस्त मैं मतलब जो प्रीवियस ईयर है उनको अपने सामने पहले रखता हूं, कहां से कैसे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय क्या है उनका स्टेटस रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए प्रश्न बनाता हूं। इसीलिए थोड़ा टाइम जो है इसमें इसको बनाने में ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये प्रश्न आ चुका है, पूछा गया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब से दिया गया, कौन संगठन देता है, किसने जीता, ये हम बताते हैं आपको। डेनियन बेरेनबोइम, शांति कार्यकर्ता अली महबूब अवाद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले इंदिरा गांधी शास्त्रीय पुरस्कार, आपको पता है ये 3 के लिए दिया जाता है। कौन कौन सा, शांति, निशस्त्रीकरण और, जैसे अब यही प्रश्न आ चुका है कि भाई किसके लिए होता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो ये होता है शांति, इसके लिए शांति। उसके बाद निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, और उसके बाद नंबर आता है किसका,
विकास का। किसका आता दोस्त? विकास। ठीक है, शांति निश्चित और विकास, इन 3 आयामों में पुरस्कार दिया जाता है ना। बेसिकली भाई ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में यह दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपको पता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। क्या? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। आपको पता है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? ये 1986 से ही दिया जाता है, 1986 से ही ये जो है दिया जाता है। ठीक है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए, आपको पता ही है। ठीक है, यह पुरस्कार बेसिकली अंतरराष्ट्रीय शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है, संगठनों को दिया जाता है। ठीक है, और इसमें मिलता क्या है? इसमें आपको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और कितना रुपया? आपसे रुपया पूछ लेता कभी कभी, तो ये दिया जाता है 25 लाख रुपया। हमला क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है ना दोस्त? तो इसका बताइए। अब इसमें सही जवाब क्या होगा भाई? पी, इनको ही मिला, इनको, मतलब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया? भोपाल में, पटना में, वाराणसी में, जयपुर में? बताइए दोस्त। स्वरवेद मंदिर आपको पता है सबसे बड़ा योग केंद्र है, ये ध्यान योग केंद्र। यहाँ पे बड़े आराम से आप ध्यान लगा सकते हैं। और इसमें इतना बड़ा बनाया गया, 7 मंजिला है, कि इसमें करीब 20,000 लोग बैठ सकते हैं आराम से ध्यान करने के लिए। ठीक है, तो ये है कहाँ पे? आपके वाराणसी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस योजना की शुरुआत की है? बताइए। तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, केरल ने? बताइए किसमें सही जवाब क्या होगा? भाई किसने जो है ये योजना शुरू करी है दोस्त? तो ये योजना शुरू करी है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए फ्री आने जाने की व्यवस्था कर दी। कहां पे? बस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 16 नंबर, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? बताइएगा दोस्त। गोवा में लॉन्च किया गया, केरल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे दोस्त बाराकूडा है कहां पे? तो बेसिकली बाराकूडा जो है, इलेक्ट्राइक जो बाराकूडा है, ये केरल की है। कहां की है? केरल की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, भारतीय नौसेना किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए उन्नत फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को औपचारिक रूप से पुनः शामिल करेंगे? श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, जापान, मालदीव? आपको पता है अभी कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ है, मालदीव देश से विवाद हुआ हमारा। मालदीव ने कहा कि अपनी सेना वापस ले जाइए। भारत ने कहा ठीक है बेटा, चिंता मत करो, हम वापस ले लेंगे। और वापस लेंगे तो क्यों सेना थोड़े लेंगे, जितना दिए सब ले लेंगे बेटा। तो जितनी भी चीजें इनको दी सब वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो बेसिकली इसी क्रम में आपका तारमुगली भी था, इनको दिया गया था गिफ्ट के रूप में, ले अपना चलाओगा। लेकिन भारत फिर ये बेवकूफी कर दिया, अब बेवकूफी करेगा तो भोगेगा। तो इसमें बेसिकली आपका मालदीव, इसी मालदीव बाद में अभी लक्षद्वीप चर्चा में आ गया था। तो आप लक्षद्वीप में ये जान लीजिए भाई, लक्षद्वीप क्या है, कैसे, वहां की राजधानी क्या है, न्यायालय कहाँ पड़ता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था दोस्त। तो आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे, जो चर्चा में रहा वही पर पूछा गया आपसे, तो क्यों ना हम वही पढ़ें जो चर्चा में रहा, जो उस पर ज्यादा ध्यान दें, और जो चर्चा में कम रहा उस पर कम ध्यान दें। ठीक है, अब पता लगा आप जो है एकदम रिले पढ़े हैं कि भाई कौन सा युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ है, कौन सा तूफान कहाँ आया है। रटते रहिए, तूफान तो पूछ रहा है, अब युद्धाभ्यास रटते रहिए। अब पूछिए कि भाई किसके बीच कौन सा वो हुआ है, वो पूछना जो है, ऐसे 2 देशों के बीच समझौता कौन सा हुआ, एक तो आपसे पूछना पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो एक दिन में मैं आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। PM जनमत योजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदायों के मुख्यधारा में लाना, महिला साक्षरता को बढ़ावा देना, अनुसूचित जाति के छात्रों के निःशुल्क शिक्षा, कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को बढ़ावा देना। भैया क्या? PM जनमन योजना। तो मेरे दोस्त ये PM जनमन योजना बेसिकली ये अभी चर्चा का विषय है। कब है? 15 जनवरी को जारी हुआ है। 15 जनवरी 2024 को ये जारी किया गया। ठीक है, दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी जी ने जारी किया है। और इसमें जो ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने जनजातीय आदिवासी महाआंदोलन
वही पीएम जन मन, प्रधानमंत्री जन मन का मतलब है प्रधानमंत्री जनजातीय महाआंदोलन या महाअभियान इसको कह सकते हैं, के तहत आवास योजना शुरू करी है। प्रधानमंत्री योजना जी ग्रामीण, इसमें करीब 1 लाख जो लाभार्थी हैं इनकी पहली किस्त जारी कर दी जाएगी, ये भी कहा गया है। तो बेसिकली पीएम जनमन किसके लिए है, तो जनजातीय आदिवासी महान कह सकते हैं महाअभियान के तहत जनजातियों के लिए है पीएम जनमन। ठीक है, चलिए हो सकता है प्रश्न आए क्योंकि अभी हाल ही में योजना लॉन्च हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में प्रवासियों की सबसे अधिक $125 की प्राप्तियों के साथ विश्व में शीर्ष स्थान पर है? चीन रहा है, भारत रहा है, बांग्लादेश रहा है, म्यांमार रहा है। अब बताइए सबसे ज्यादा संख्या तो वैसे चीन वालों की है, लेकिन ये जो है क्या है, ये है बिल्कुल विशुद्ध गंवार, ये जाते नहीं कहीं, अपने से सब करते हैं। और भारत वाले पहुंचे तो 1 नंबर पे तो भारत है भैया। कौन है 1 नंबर पे? आपका भारत है। कितना डॉलर? 125 अरब डॉलर के साथ। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? मैक्सिको। दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, दूसरे नंबर पे आपका मैक्सिको। कितना डॉलर? करीब $67 ये ले रखा है, 67 अरब डॉलर जो है इसके पास है। उसका तीसरे नंबर पे आता कौन? तीसरे नंबर पे आता है चीन, और चीन के पास कितना डॉलर? करीब 50 अरब डॉलर है। कितना है? 50 अरब डॉलर है, 50 अरब। ठीक है, और उसके बाद आता है फिलीपींस, उसके बाद आता है मिस्र। ठीक है, तो ये आपको 3 नंबर याद रखना है। बेसिकली पहले नंबर कौन है भैया? आपका भारत है। चीन किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया। कौन कौन सा 2 वर्ष भैया? 2024 से 25, 2026 से 27, 2025 26, 2029 से 30। अभी 2000 कौन चल रहा है भैया? 2024 चल रहा है। तो जाहिर सी बात अगर चुना गया है तो मेरे दोस्त मेरे भाई किस लिए चुना गया होगा? तो 2024-25 के लिए चुना गया होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 21 नंबर, हिंद महासागर और दक्षिणी लाल सागर में हूती विद्रोहियों के द्वारा जहाजों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोह के संबंध किस देश से है? सऊदी अरब, ओमान, यमन और कतर। देखिए दोस्त, जो हूती विद्रोह है इसमें आपको पता है कि जितने भी अभी जो जहाज जो है वो अगर इजराइल की तरफ से आते हैं तो हूती उन पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। और इसकी रक्षा के लिए अमेरिका ने 10 देशों के साथ मिलकर के जो है एक कार्यक्रम भी लॉन्च कर दिया है, बेसिकली इनके दमन के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ, जैसे हो सकता है आपसे ये पूछे कि भाई इसके दमन के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च हुआ, तो कल हम ये प्रश्न आपको पढ़ाएंगे। छोड़े कुछ नहीं, एक एक करके पढ़ाएंगे, ताकि ये चीजें जैसे सब इकट्ठे बताएंगे ना तो आपको भूल जाएगा, अरे क्या क्या बताया थे, भूल जाएगा। अब जिससे आज हमने पढ़ा हूती विद्रोह के संबंध किस देश से है, अब हूतियों के दमन के लिए कौन सा जो है वो चला गया कार्यक्रम, तो वो हम कल बताएंगे, देंगे आपको। तो वो एक सिस्टम में हो जाएगा। हूती यहाँ के, अच्छा वहां के। ठीक है, तो बताइए कहाँ के हूती? ये तो होती है भैया बेसिकली अमन के, यमन के। कहाँ के हैं? यमन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 22 नंबर क्या है? बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकिंग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? बांग्लादेश के द्वारा, म्यांमार के द्वारा, मालदीव के द्वारा या UAE के द्वारा? बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? तो भाई जो अभी जैसे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश किसके लिए है भैया? इसने नामकरण किया है बिपरजॉय का, पिछली बार का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बिपरजॉय का नामकरण कर दिया है। अब अगर बात करें भाई म्यांमार की, तो म्यांमार ही इसमें बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम मालदीव की बात करते हैं, किसकी? मालदीव की, तो मालदीव में क्या है? मिथिली करके है, जो मिथिली तूफान आया था, मिथिली, उसका नामकरण जो किसने किया है? म्यांमार ने। कहाँ आया था? तो ये बांग्लादेश के तट पर आया था। कहाँ पर आया था दोस्त? ये बांग्लादेश के तट पर आया था, बांग्लादेश के तट पर आया था। ठीक है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 23 नंबर, 22 नंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? इसे सेन कोप्स के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, सूरत। बताइए दोस्त, सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भैया ये किया गया है आपके राजधानी चंडीगढ़ में। कहां पे किया गया दोस्त? चंडीगढ़ में किया गया, बिल्कुल बात सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 24 नंबर क्या है? श्रीलंका की सरकार द्वारा किस देश के सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत के, मालदीव के, जापान के, बांग्लादेश के। आपको पता है दोस्त, श्रीलंका की बात यहां हो रही है। गोल्डन आउल पुरस्कार बेसिकली उनको दिया जाता है, मतलब महत्व भी रखता, क्योंकि ये DSCSC, क्या? DSCSC। ठीक है, इसका ये क्या है भैया? तो बेसिकली ये एक पाठ्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले सैन्य अधिकारियों के लिए सफलता के शिखर का प्रतीक माना जाता है। यह ना तो केवल संयुक्त राष्ट्र अभियानों और उच्च कमान में उनके
कौशल के लिए प्राप्तकर्ताओं को सराहना करता है, बल्कि अपने अंतरराष्ट्रीय साथियों के बीच उत्कृष्टता प्राप्त करने की उनकी क्षमताओं को भी स्वीकार करता है। यह सम्मान भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारियों के समर्पण और उनके व्यावसायिक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। तो बेसिकली ये किसके लिए जाता है? तो भारत के लिए जाता है। इसमें कोई आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे भैया इसमें किन लोगों को मिला है? तो 3 लोग हैं। कौन? एक तो वायुसेना में आपके विंग कमांडर सुमित महाजन है। क्या दोस्त? एक तो आपका सुमित महाजन है, सुमित महाजन। हो सकता है आपसे नामों पूछ ले तो आप इसलिए तैयार रहिए, है ना। वायुसेना के हैं। उसके बाद जैसे मेजर रोहित हैं। कौन है? मेजर रोहित। मेजर रोहित हैं, लेफ्टिनेंट। और उसके बाद और कौन आते हैं? तो लेफ्टिनेंट कमांडर कौन है? सनी शर्मा। ये 3 नाम आपको याद रखना है। लेफ्टिनेंट सनी शर्मा, लेफ्टिनेंट सनी शर्मा, मेजर रोहित और विंग कमांडर आपका सुमित महाजन। ये 3 नाम आपको याद रखना है। ये भारत के हैं। इनको गोल्डन हाउस पुरस्कार श्रीलंका सरकार द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने शस्त्रागार में तलाइड और नासिर नामक 2 घरेलू निर्मित पुरस्कृत क्रूज मिसाइलों को सम्मिलित किया है? उत्तर कोरिया ने, पाकिस्तान ने, ईरान ने, इराक ईरान ने। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? ईरान हमेशा चर्चा का विषय। ये पहले चर्चा किसमें था कि भैया इसको जो है डांटा गया था किसके लिए? महिलाओं पर अधिक ज्यादा बहुत ज्यादा शोषण करने के लिए। इसके यहाँ ही जो है एक महिला थी, उस बुर्का नहीं पहनी तो पुलिस अभिरक्षा में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, देखिएगा जाकर के उठा करके। ठीक है, अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब ईरान हो जाएगा। क्या? ईरान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की क्लास आपकी यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों को यह क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो दोस्त इसको प्लीज लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और जब मनोबल बढ़ेगा तो आपके लिए और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। और जानकारी दे दो, आपको 1 तारीख से लाइव क्लास पहले जो मिलेगी वो करंट अफेयर की क्लास ही रहेगी मेरे दोस्त। तो आप सभी जुड़ना ना भूलिएगा 1 तारीख को सुबह 8 बजे से। ठीक है दोस्त, तो अब याद दीजिए, वैसे कल फिर मुलाकात होगी 8 बजे ही। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।